असल में वास्तु क्या है, किस प्रकार का है, कितने प्रकार हैं? कि हमने जिस तरीके के लोगों के यहाँ चेंजेस किए या कुछ चीज़ें इंस्टॉल करी तो उसका लोगों की लाइफ पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा। वास्तु के बारे में ज्ञान नहीं है तो वो स्ट्रगल कंटिन्यू है। वो नॉलेज जो राजाओं वाली होती थी वो राजाओं तक रहती थी और जो प्रजा वाली होती थी वो प्रजा तक रहती थी, सो दैट कि राजाओं का वंश उस तरीके से चलता रहे, जैसा भवन वैसी भावना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका होस्ट और मेरे साथ है कप्तान जो इस पॉडकास्ट को होस्ट कर रहे हैं। तो हाँ, बहुत सारी मिथ हैं वास्तु को लेके। वास्तु क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे सनातन संस्कृति में, कब से चला आ रहा है, आज जानेंगे इसके बारे में हमारे वास्तु एक्सपर्ट के साथ, जो कि है हमारे गेस्ट आज के राजेंद्र सारस्वत जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट हिंद स्टोरी सर। थैंक यू। तो आज हम आपसे वास्तु के बारे में जानेंगे, बट उससे पहले मैं ये कहूँगा सर, कैसा लग रहा है लाइक बीइंग इन बरेली, और आपने यहाँ शुरुआत करी एज एन आर्किटेक्ट और उसके बाद आपने वास्तु की शुरुआत करी आर्किटेक्ट के साथ। मैं ये कहूँगा कि वैसे मैं आपको करेक्ट करूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर। और कंस्ट्रक्शन की फील्ड में मैं जब से आया तो मैंने ये महसूस करा कि पहले मैं वास्तु को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था, लेकिन मैंने महसूस करा कि किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है तो उसका अलग इम्पैक्ट होता है। तो धीरे धीरे उसको हमने एक्सप्लोर करा और एक्सप्लोर करने के बाद चीज़ें सामने आईं और बहुत सारे लोगों के साथ भी हमने इंटरेक्ट किया और उनका चीज़ों को चेंज किया, और उसके बाद काफ़ी अच्छा महसूस हुआ इस बात को लेके कि हमने जिस तरीके के लोगों के यहाँ चेंजेस किए या कुछ चीज़ें इंस्टॉल करी तो उसका लोगों की लाइफ पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा। तो इस तरीके से हमें, अगर हम कहें कि हमें वास्तु का इम्प्लीमेंटेशन करके एक काफ़ी अच्छी फीलिंग हुई। ओके सर। सर, एक बड़ा कॉमन सा सवाल है। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि सवाल का जवाब सबको ही मिले। बिल्कुल बिल्कुल। असल में वास्तु क्या है, किस प्रकार का है, कितने प्रकार हैं? वास्तु कितने प्रकार का है? देखिए, वास्तु कितने प्रकार का है इसकी जगह हम इस तरीके से बात कर सकते हैं कि वास्तु कितना विशाल है। अच्छा, अब वास्तु जानने वाला व्यक्ति अगर पूरी तरीके से ईमानदार होकर सामने वाले व्यक्ति को 100% रिजल्ट देना चाहता है तो एक अच्छी तरीके से वो दे सकता है। लेकिन पहले के ज़मानों में क्या होता था, जो प्रजा होती थी उसको अलग तरीके के वास्तु दिखाया जाता था या सिखाया जाता था, और जो राजा या फिर राजघराने के लोग होते थे उनके लिए एक अलग तरीके की व्यवस्था करी जाती थी। मतलब वो नॉलेज शेयर ही नहीं करते थे। वो नॉलेज जो राजाओं वाली होती थी वो राजाओं तक रहती थी और जो प्रजा वाली होती थी वो प्रजा तक रहती थी, सो दैट कि राजाओं का वंश उस तरीके से चलता रहे। कभी भी उस तरीके का कोई हिंड्रेंस पैदा हुआ नॉलेज में तो अच्छे अच्छे राजाओं के वंश खत्म हो गए। लेकिन जब अच्छी तरीके से किसी ने उसको कैरी फॉरवर्ड करा उस नॉलेज को, तो सैकड़ों सालों तक एक ही राजा का वंश चलता रहा। सर, कोई एग्जांपल दे सकते हैं सर, जैसे प्रजा का कैसे वास्तु अलग है? देखिए, एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको कि जो पुराने ज़माने में घर होते थे नॉर्मल लोगों के, वो इस तरीके से होते थे कि उसमें जो बीच में जो ब्रह्मस्थान होता था वो खुला हुआ होता था, आंगन जैसे और उसके चारों तरफ हम घर बनाते थे, कमरे बनाते थे या जो भी रहने की जगह होती थी वो बनाते थे। लेकिन हम किसी भी अगर राजमहल को देखें तो राजमहल में कभी भी आंगन नहीं होता, उसमें फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड होगा, लेकिन बीच में ब्रह्मस्थान को कभी भी अनकवर्ड नहीं रखते, उसको कवर्ड रखते हैं। अगर आप कवर्ड रखोगे तो आप राजसी जीवन जियोगे, लेकिन अगर आपका बीच का स्थान आंगन खुला हुआ है, ओपन टू स्काई है, तो आप हर हालत में एक मेहनती जीवन जीते रहोगे कि आप मेहनत कर रहे हो, सुबह से शाम तक लगे हुए हो और आपको उतना ही मिल रहा है जितने से आपका जीवन कट सके, गुजारा चल रहा है। जिससे गुजारा। आपको क्योंकि उस वास्तु के बारे में ज्ञान नहीं है तो वो स्ट्रगल कंटिन्यू है, वो लाइफ शायद बेहतर हो रही होगी बट ज़माने के साथ नहीं चल पा रहे हो आप। हाँ जी, हाँ जी, चल रहा है वो आपका स्ट्रगल चलता रहेगा। आप देखोगे कि अभी भी गांव में कुछ घर ऐसे मिलेंगे आपको इस तरीके से, और वो लोग किसी तरीके से अपना गुजारा चला रहे होंगे। उनके पास एक बड़ी प्रॉपर्टी तो होगी, लेकिन उनका गुजारा भत्ता बहुत ही मामूली चीज़ों से चल रहा होगा। बहुत बुरा हाल है, मतलब गांव में तो आज भी। हाँ, और आप अगर शहरों में आ जाएं तो हालांकि छोटे घर हैं लेकिन बीच में आंगन नहीं है, फिर भी लोग छोटे से घर से बड़े घरों तक जा रहे हैं,
अच्छा कर रहे हैं। सर पहले घरों में मैंने देखा है कि वो तुलसी का पौधा भी आंगन में लगाते थे, उसका भी कोई महत्व है? देखिए, तुलसी का पौधा हम घर में किसी भी जगह ला सकते हैं। तुलसी एक अकेला ऐसा प्लांट है जिसके अंदर मरकरी होता है। हाँ जी, पारा। पर और मरकरी के अंदर एक क्वालिटी है कि वो नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। तो कई बार ऐसा होता है, और हमारे पुराने पूर्वज जो हैं उन्होंने इस तरीके की आपको वो कहा भी है कि आप घर में तुलसी का पौधा लगाएं। तो अगर आपको ठीक से वास्तु नहीं भी पता है तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही है, तो उस नेगेटिव एनर्जी को आपका तुलसी का पौधा कंट्रोल कर सकता है। इसलिए तुलसी का पौधा घर में 2 या 3 जगह लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने वाला अगर कोई प्लांट है तो वो तुलसी है। हाँ जी सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि आप सिविल इंजीनियर हैं और 2006 में आप ग्रेजुएट होकर आपने ये स्टार्ट किया, उसके बाद 10 साल बाद आपने वास्तु स्टार्ट किया जी। उसमें एक रैंडम सा सवाल है कि जी काम अच्छा चल रहा था, आप यू आर गेटिंग लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, आप अच्छा, जैसे आप कह रहे थे कि फैक्ट्रीज और बड़े बड़े काम मिल रहे थे, तो वास्तु को इन्वॉल्व करने का रीज़न, या आपकी वास्तु में उस दौरान रुचि बढ़ गई, या एक तरीके से हम कहें कि एक हम जो प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप हाँ जी, हाँ जी। कि वास्तु के साथ मैं आर्किटेक्चर दे रहा हूँ या बिजनेस पर्पस के लिए? देखिए, वो तो हम शुरू से भी करते थे, और जो आजकल आप देखिएगा गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम रैंडम यूज़ करके लोगों को कर रहे थे। लेकिन शुरुआत में 2015-14 के आसपास मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ कि हमारा स्पेस जो है, स्पेस मीन्स हमारा एनवायरनमेंट जो है, किसी घर के अंदर का स्थान जो है, ये बहुत कुछ करता है, आपके लिए डिपेक्ट करता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी जगह जाते हो, वहाँ आपको बहुत पॉजिटिव फील होता है कि हाँ यार यहाँ गया बहुत अच्छा लगा, और कहीं हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार क्यों आ गए यहाँ पर, ऐसा होता है ना। जब मैंने इन चीज़ों को फील करना शुरू करा तो मुझे महसूस हुआ कि एनर्जी प्ले करती है, हर एनवायरनमेंट की, स्पेस की एनर्जी अलग प्ले करती है। तो मुझे अंदर से इच्छा हुई इस चीज़ को जानने की कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो जब आप जानने की आपके अंदर इतनी इच्छा होगी तो कोई ना कोई गुरु आपको मिल ही जाएगा। ईश्वर की कृपा से मुझे भी एक गुरु मिले, उनसे डिस्कशन हुआ, उन्होंने कुछ बातें बताई, तो हमारे आगे रास्ते खुले। हमने और तरीके की ग्रंथों को पढ़ा, स्टडी करा, तो अलग अलग तरीके की नॉलेज जब आनी शुरू हुई तो हमें पता चला कि जो बेसिकली लोग बताते रहते हैं उसमें 99% चीज़ें मिथ हैं। एग्जैक्ट जो नॉलेज है, अगर उसको हम बहुत अच्छे से अध्ययन करें तो हमें बहुत डीप नॉलेज निकल के आती है कि हम वास्तु को इतनी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि किसी का जीवन पूरी तरीके से बदला जा सकता है। हाँ जी सर, एक सवाल और मेरे मन में यही है। हाँ जी हाँ जी, ऐसे घरों में सर मंदिर सबके हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर सवाल ये है कि कई लोगों से मैंने ये भी सुना है कि मंदिर के अंदर है ना एक ही भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, या मंदिर होना ही नहीं चाहिए घर में, तो ये सिर्फ पेंटिंग होनी चाहिए या फोटो होनी चाहिए। सर इसका क्या है, ये समझ नहीं आया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि घर के अंदर देवस्थान होता है, मंदिर की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, देवस्थान होता है, पूजा स्थल होता है। मंदिर हमारे गांव में एक हुआ करता था। कभी भी अगर आप किसी पुराने गांव में जाओ तो आपको एहसास होगा कि पूरे गांव का एक वास्तु होता था, उसमें एक दिशा निर्धारित होती थी कि इस दिशा में मंदिर होगा, इस दिशा में राजा रहेंगे, इस दिशा में व्यापारी रहेंगे। इस तरीके से पूरे गांव का वास्तु होता था। अब उस तरीके की चीज़ें अब रही नहीं, तो लोगों ने घर में ही अपने पूजा स्थल बनाने शुरू कर दिए, जिसको आज हम लोग मंदिर कहना शुरू कर देते हैं। सुविधा अनुसार। हाँ जी हाँ जी, सुविधा अनुसार तो सब चीज़ें हम कॉम्पैक्ट करते चले जा रहे हैं, तो मंदिर भी हमने उठा के अपने घर में रख लिया। तो सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हो कि फेमस जगह है नॉर्थ ईस्ट घर में रखने के लिए, ईशान कोण, वहाँ पे उठा के मंदिर रख देते हैं। जबकि वो देवस्थान है, वो जगह बनी है आपके ध्यान करने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए। मतलब आप कहना चाह रहे हो ये वो ऐसी स्पेस है जहाँ पे एक मेडिटेटिव या स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए आप, जैसे किसी मेरे सर पर्सनली बहुत रुचि है मेडिटेशन और इसमें, क्योंकि मैं वैसे भी आर्टिस्ट ही हूँ। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कलाकार वो अपना सेल्फ हीलिंग के लिए उस मोड में जाना चाहता है। तो आप ये कह रहे हो जो ईशान स्थान, ईशान
जो जगह है, जो देवस्थान है, वो हम मेडिटेटिव स्पेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं? मेडिटेटिव स्पेस के तौर पर ही यूज़ करना चाहिए। मतलब हम लोगों ने उसको मंदिर का वो हमने उसको मंदिर का जगह दे दी, सभी तरीके के रिचुअल्स कर रहे हैं हम। जबकि अब जैसे मान के चले हम देवी की पूजा कर रहे हैं, देवी का स्थान जो है वो साउथ में आ गया, ठीक है। हनुमान जी का स्थान साउथ में आ गया, साउथ ईस्ट में अग्निकोण है, वहाँ पे अग्नि से रिलेटेड रिचुअल करिए। ईशान कोण में अग्नि से रिलेटेड रिचुअल मत करिए। अखंड ज्योति ईशान कोण में कभी ना जलाएं, वो आपको किसी न किसी इस लेवल पे जाके प्रॉब्लम देगी। तो ये तो मतलब आपने इतना सिंप्लीफाई कर दिया। और मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि हर कोई मंदिर में पूजा कर रहा है और मंदिरों में हर किसी के घर में अलग अलग अपने हिसाब से भगवान वहाँ रखे हुए विराजमान हैं और वो वहाँ पूजा कर रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है पूरा गलत है। लोग अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, वहाँ से 8-10 मूर्ति और फोटो लाके उठा के अपने मंदिर में रख लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये मुझे ये एक तो जान के बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जैसे कि आपने बताया नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए और आप देवी माँ की पूजा कर रहे हो तो वो साउथ में होनी चाहिए, तो वो तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। अगर मंदिर में माता की मूर्ति है और हम उसे पूज रहे हैं तो वो वैसे ही गलत है कहीं ना कहीं। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा के लिए अलग अलग दिशाएं निर्धारित की गई हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम घर में सब जगह कुछ कुछ करते फिरें, ठीक है। तो एक छोटा सा सॉल्यूशन है, आप मंदिर ईस्ट में रखिए, वेस्ट में रखिए या नॉर्थ में रखिए। नॉर्थ ईस्ट जो एकदम ईशान कोण है वहाँ मंदिर नहीं रखिए, क्योंकि आप एग्जैक्ट ईशान कोण में मंदिर रखोगे तो आप लाल रंग भी यूज़ करोगे, आप अखंड ज्योति भी जलाओगे और तरह तरह के रिचुअल्स भी करोगे, सब लगेगा। उसके लिए ईशान कोण नहीं है। ईशान कोण है ईश्वर से जुड़ने के लिए, ध्यान करने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए। तो आप उस ईशान कोण को उस तरह से इस्तेमाल करिए। नॉर्थ में जाइए, नॉर्थ में पूजा करिए, वेस्ट में पूजा करिए, ठीक है ना। और साउथ ईस्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट सबसे अच्छी जगह है मंदिर रखने के लिए। सर क्या ये हम मान सकते हैं कि जो देव स्थान पर जो भी चीज़ होगी वो ही हमारे ऊपर इफेक्ट डालेगी? अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो जैसे भगवान जी वहाँ है तो मेडिटेशन के लिए, या कुछ और चीज़ वहाँ पे किचन है, वॉशरूम है, तो सर वो वही इफेक्ट देगी वहाँ पर? देखिए ईशान कोण क्या है, अगर हम वास्तु पुरुष मंडल को देखें तो वास्तु पुरुष मंडल में एक वास्तु पुरुष है जो उल्टा होकर लेटा हुआ है और इस तरीके से हाथ और पैर से कोड़ रखे हैं, ये इमेज आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसमें ईशान कोण उस वास्तु पुरुष का सर है, और जो सर है वो बेसिकली आपके ये पूरे घर का एक हेड हो गया। वहाँ जो भी मूवमेंट होगा वो सीधे आपके ब्रेन से रिलेटेड होगा। अगर वहाँ आप टॉयलेट बना रहे हो, इस तरीके की डिस्पोजल एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसी तरीके की स्थिति आपकी बन जाएगी। गलत तरीके के ख्याल आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, वो हल्के स्लोली आप नेगेटिव एनर्जीज की तरफ मूव करना शुरू करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और कई बार क्या होगा कि हम उन एनर्जी में इतने इन सिंक हो जाएंगे कि बाहर से आके अगर आपको कोई बोले कि भाई ये तू कर रहा है जो गलत कर रहा है, तो आप खुद कहोगे नहीं यार मैं सही कर रहा हूँ, तू गलत है। हम इन सिंक हो जाएंगे उस एनर्जी के साथ, किसी की नहीं सुनेंगे, और ब्रेन में अलग तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स भी पैदा हो सकती हैं, ये भी है। सर एक बात और थी, बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी सर कि घर में सर मूर्ति रखनी चाहिए या तस्वीर रखनी चाहिए? देखिए मूर्ति किसी भी हालत में, देखिए जो भी घर का आपका मुखिया है, कोई घर का एक मुखिया होता है, ठीक है, उस मुखिया का इस तरीके से हाथ रखिए, इस हाइट से ऊपर मूर्ति नहीं होनी चाहिए। इस हाइट से ऊपर अगर मूर्ति है तो उसकी हमें प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी, और यदि हम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उनके बहुत सारी सेवाएं होती हैं जो सुबह से लेकर रात्रि तक हमें करनी होती है, नियमबद्ध होके करनी होती है। जैसे कि मंदिर में पुजारी जी करते हैं, मॉर्निंग 5 o'clock से लेके रात को पट बंद होने तक जो हमें रोज़ का रिचुअल करना ही करना है। वो रिचुअल अगर हमने नहीं करा और हमने प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति अपने घर में रखी हुई है तो हमें उसके एडवर्स इफेक्ट ही देखने को मिलेंगे। इसलिए सजेशन ये है कि जितना हो सके चित्र का प्रयोग करें, और मंदिर में कभी भी बहुत ज़्यादा चित्र या बहुत सारे भगवानों को ना रखिए। एक ईष्ट होंगे आपके, आप अपने ईष्ट की पूजा करिए, लक्ष्मी गणेश की पूजा करना चाहते हैं उनकी पूजा करिए, बस। इससे ज़्यादा
चित्रों का संग्रह मत बनाइए। सर तो ये मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे मंदिर में इनफैक्ट राम जी, सीता जी और पूरे परिवार की वो है मूर्ति है, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं है, क्योंकि ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक अट्रैक्शन है, या किसी ने मूर्ति गिफ्ट करी होगी वो मंदिर में रख दी है। तो ये इसका कोई उपाय है या ये गलत है, इसे कैसे देखिए ये सॉर्ट करा जाए? गलत प्रैक्टिस है कि हम लोग अपने देवी देवताओं की मूर्तियाँ गिफ्ट करते हैं। ये कोई गिफ्ट करने का आइटम नहीं है, ना ही ऐसा कुछ करना चाहिए। मैंने देखा है लोग गणेश जी की मूर्ति अपने घर के बाहर लगा देते हैं, जो आइलो पे वो हाँ जी हाँ जी वहाँ टाइलों पे सामने फेस हो जाता है डोर पे हाँ, कि शुभ। आजकल तो मूर्ति प्रॉपर मूर्ति रख देते हैं, एक स्पेस बना देते हैं, उसमें एक मूर्ति तो सर वैसा कर देते हैं। जितनी मुद्रा उतनी वो खर्च कर रहा है और उस हिसाब से बना रहा है। हाँ जी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत नेगेटिव इफेक्ट देंगी। आप गणेश का, जो शिव के गण हैं उनका जो प्रमुख व्यक्ति है वो है गणेश, उनका सीधे सीधे अपमान कर रहे हैं। वो आपके द्वारपाल नहीं हैं कि आपने उन्हें अपने गेट पर बिठा दिया। ये बहुत ही एक गलत प्रैक्टिस है, और मेरा मानना है कि हम सब सनातनियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने देवी देवताओं की मूर्तियों को एक ईश्वरीय चीज़ के तौर पर देखें और उसे गिफ्ट आइटम ना समझें, और इधर उधर गिफ्ट करना और ये सब करना और सजावट के तौर पर इस्तेमाल करना, ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है ये एक उनको आइडिया ही नहीं है। लोग लिख देते हैं शुभ लाभ और एक तरफ लक्ष्मी जी का लगा दिया टाइल में, एक जगह हाँ जी, लगा दिया, जो कि मुझे लग रहा है बहुत ही गलत है जो अभी पता चला। शुभ लाभ लिखा है आपने, बहुत अच्छा है, लेकिन चित्रों को ऐसे सब तरफ लगाना मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा। आप अपने आप ही अपना बैड लक अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं आप अपने भगवानों की इंसल्ट तो कर ही रहे हैं। हाँ, और आपको ये भी नहीं पता आपने किस दिशा में किस ईश्वर को बिठा दिया। ये जो जिसका प्रभाव पूरे घर पे पड़ेगा, पूरे घर पे, हर व्यक्ति पे पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। खासकर सर जो मुखिया होगा उनको सबसे पहले तो उसी पे पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए मैं आपको बताता हूँ, घर का अगर हमारा वास्तु सही है गलत है, तो बेसिकली एनर्जीज़ को हमने बैलेंस किया, तो एनर्जी का इफ़ेक्ट सबसे पहले उस पर पड़ता है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है, इमोशनली वल्नरेबल होता है। हाँ जी, तो इसमें मोस्टली घर की जो फीमेल होती हैं, सबसे पहला इफ़ेक्ट उनके ऊपर आता है, और आप देखोगे नेगेटिव इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा उन पर आएगा। फीमेल बीमार ज़्यादा होंगी, ठीक है ना, या अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि वो वैसे भी काफ़ी वल्नरेबल होती हैं। और हमारे यहाँ कुछ उनके पर्टिकुलर डेज़ होते हैं जिनके लिए उनको मंदिरों में या ऐसी जगहों पे जाना मना किया गया है, क्योंकि वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं। मंदिर हैं, वहाँ पे तरह तरह के अनुष्ठान हो रहे होते हैं, उसमें अलग तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। बीइंग अ मैन हम लोग थोड़े से रिजिड होते हैं, हम पे वो इतना जल्दी इफेक्ट नहीं आता, लेकिन विमेंस पे आता है। शायद ये भी ऐसे भी कह सकते हैं कि हम मर्द लोग ज़्यादातर बाहर भी रहते हैं, तो मोस्टली वो लोग घर में रहते हैं, तो उस पर हाँ, क्या इफेक्ट आना चांसेस। मेन चीज़ बस वही होती है। कुछ फीमेल होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग होती है, उन पर जल्दी असर नहीं आता। लेकिन अगर हम कॉमन तौर पर देखें, जनरली फीमेल थोड़ी सी फीमेल। हाँ जी हाँ जी, सबसे पहले उसका इफेक्ट आता है। सर कलर्स को लेके, जैसे मैंने सुना था कि रेड, येलो, ऑरेंज, ये कलर्स हम किचन में यूज़ कर सकते हैं, और अगर मतलब कलर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, लिविंग रूम हो या ड्राइंग रूम हो या बेडरूम हो, पूरे घर के हिसाब से अगर आप उसे देखिए सिंप्लीफाई करके बता। मैं इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। कलर्स का बेसिकली डिपिक्शन होता है 5 एलिमेंट्स से, ठीक है। वाटर एलिमेंट ब्लू कलर हो गया, फायर एलिमेंट्स रेड कलर, रेड फैमिली हो गया, ठीक है, और एयर एलिमेंट ब्राउन एंड ग्रीन, और आपका अर्थ एलिमेंट येलो कलर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम 5 एलिमेंट्स को अपनी अलग अलग जो उनकी जगह है वहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं। अब हमें उसकी बैलेंसिंग करनी होती है। सबसे पहला स्टेप, अगर किसी के घर का हम वास्तु ठीक करते हैं तो 5 एलिमेंट्स की बैलेंसिंग होती है। हर दिशा में एक एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट की स्ट्रेंथ चेक करी जाती है, उसको बैलेंस करा जाता है, ठीक है। अब मान के चलिए आपका वाटर का जो दिशाएं हैं, वाटर का जो आपकी डायरेक्शंस हैं वो कमज़ोर हैं, ठीक है,
और वहाँ पर आपने फायर एलिमेंट से रिलेटेड कुछ रेड कलर की चीज़ें कर रखी हैं, तो आप अपना वाटर एलिमेंट भी इफेक्टेड कर रहे हो और आप अपना फायर एलिमेंट भी इफेक्ट कर रहे हो, दोनों चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं। आपकी उन दोनों चीज़ों को पहले बैलेंस करा जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी इंटीरियर डिज़ाइनर है या कोई इंजीनियर है या आर्किटेक्ट है, वो बेसिकली 5 एलिमेंट्स की नॉलेज को रखे। अननेसेसरी लोगों के जीवन में मैंने ऐसी प्रॉब्लम्स आते हुए देखी हैं इन्हीं चीज़ों से। ये फायर की जगह आपने वाटर एलिमेंट दे दिया, और जहाँ आपको अर्थ एलिमेंट देना था वहाँ पर भी आपने एयर एलिमेंट लगा रखा है। तो इस चीज़ से आपको ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जिनका कोई आपको समझ में नहीं आता क्यों हो रही हैं, और बाद में अगर कोई वास्तु वाला व्यक्ति आके उन चीज़ों को बैलेंस कर देता है तो सब चीज़ें ठीक ठाक होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए कलर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है कि हम कौन सा कलर किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। सर कुछ लोग सर ऐसे मैंने देखे हैं कि जैसे एक रूम में सर मल्टी कलर्स करवा लिए कि भाई अच्छा दिखेगा, लुक आएगा, शो आएगा सर, तो उससे भी कुछ इफेक्ट है कि? हाँ जी, वहाँ एक तरीके का कैओस डेवलप हो जाता है। आप कभी इस तरीके की चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो आप खुद देखेंगे कि वहाँ पे कुछ कैओस सा फील होगा आपको। सारे लोग इकट्ठे हैं, वो किसी डिसीजन पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी तरीके की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट डिस्टर्ब हो गए। और मल्टी कलर टाइप की चीज़ें से जितना आप दूर रहो उतना अच्छा है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफ वाइट, क्रीम कलर, इस तरीके का कलर आप सब जगह कर सकते हो, ये न्यूट्रल कलर है। हाँ, और जो कुछ आपकी वॉल हैं जिनको हमें बैलेंस करना है डायरेक्शंस को, तो पर्टिकुलर वॉल्स को हम एक कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरीके का इंटीरियर बहुत अच्छा रहता है। हाँ जी सर, मैंने देखा बहुत सारे स्टूडियोज़ या ये डबिंग स्टूडियोज़ होते हैं, मोस्टली ये लोग अट्रैक्ट होते हैं ब्लैक कलर की तरफ, या डार्क होता है। तो उसमें कुछ उस बंदे की साइकिक है, या वो सबकॉन्शियसली आर्टिस्ट है तो उस कलर से अट्रैक्ट हो रहा है, या वो रूम डार्क दिखाने के लिए या एम्बियंस के लिए? ब्लैक कलर सर क्या? हाँ, ब्लैक। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्लैक कलर एक तरीके से ब्लैंक चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बताता हूँ आपको। अगर आप स्टूडियो बना रहे हो, आप उसको ब्लैक रखोगे ताकि आप पूरी तरीके से फोकस करो अपनी उस चीज़ पर जो जिस चीज़ के लिए आपने वो स्टूडियो बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया। आप इधर उधर आपने 4 चीज़ें रख ली उस स्टूडियो में, तो आपका क्या ध्यान इधर उधर जाएगा, अटेंशन इधर उधर जाएगा। तो अगर आपने सारा ब्लैक किया हुआ है तो आप क्या करोगे, आप फोकस रखोगे। हाँ, ठीक है, ये एक बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। लेकिन अगर हम डायरेक्शन वाइज देख रहे हैं कि हमारा ब्लैक किसी ऐसे डायरेक्शन में आया हुआ है जहाँ पर हमको नहीं चाहिए, तो वो ओवरऑल उसकी वर्किंग को इफ़ेक्ट करेगा। जैसे हम किसी चीज़ के लिए अपना स्टूडियो बनाए हुए हैं, हमने गाना बनाना है, गाना बना रहे हैं या कोई और चीज़ कर रहे हैं या पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, या जिस तरीके से हम चाह रहे हैं कि वो वायरल हो जाए वो नहीं हो पा रहा है, वो एक बिल्कुल अलग सिनेरियो हो गया। लेकिन अगर पूरा एक एनवायरनमेंट हमारा डार्क है तो हम फोकस करेंगे सिर्फ उस चीज़ पर जो हम अपना लेके बैठे हुए हैं, जिस चीज़ के लिए हमने वो स्टूडियो डिज़ाइन किया हुआ है। मेडिटेटिव रूम ब्लैक हो सकता है? नहीं, मेडिटेटिव रूम आपको हमेशा लाइट कलर्स में रखना चाहिए। हाँ जी, लाइट कलर में रखना चाहिए, उससे आपका मूड एलिवेटेड रहेगा हमेशा। डार्क शेड आपको कई बार आपको मूड लो कर देगा, क्योंकि वहाँ आप एक अच्छा एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो लाइट कलर सप्रेस करेगा आपको, वो मूड सप्रेस करेगा। मूड सप्रेस करेगा। हाँ, लाइट कलर वाइट रख लीजिए, ऑफ वाइट रख लीजिए, क्रीम कलर रख लीजिए, इस तरीके से। सर ये तो बात सर कलर्स की हो गई और तो बहुत इंपॉर्टेंट। बट सर एक बात जो थोड़ी हटके मुझे पूछनी रिगार्डिंग बॉडी से थी सर। जैसे सर उम्र होती है सर 20 साल, 25 साल, 30 साल, नॉर्मल है सर, बॉडी में पेन भी होता है, आँखें भी कमज़ोर होती हैं, ठीक है। तो मैंने ये भी कई बार सुना है सर कि लोग डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं कि भाई साहब मेरा ये दर्द सही नहीं हो रहा, और डॉक्टर के सर रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वास्तु की वजह से ये। हाँ, उसमें कई बार क्या होता है ना कि हमारे घर में कुछ मर्म स्थान होते हैं, ठीक है, 107 होते हैं टोटल। तो उस पर अगर कुछ अलग तरीके का एक्टिविटी हो रहा है, कोई मर्म स्थान बहुत ज़्यादा लोडेड है, हैवी लोडेड है, या कई बार होता है किसी ने उस पर कील ठोक दी,
तो वो अलग तरीके का आपको ऐसा एडवर्स इफेक्ट दे देगा जिसको कोई डॉक्टर डायग्नोस ही नहीं कर पाएगा। तो हाँ, तो मर्म स्थान का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और मैं अगेन वही बात कहूँगा कि आप अगर कोई भी नया घर ले रहे हो तो एक बार आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को, वास्तु कंसल्टेंट को ज़रूर ये सारी चीज़ें चेक करा दो कि हमारा घर जो है 5 एलिमेंट बैलेंस है, एंटी एक्टिविटी तो नहीं है, जिस तरफ जो एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए वो एक्टिविटी हो रही है, ऐसा तो नहीं है, मर्म स्थान पर कुछ हैवी लोड तो नहीं आ गया। इस तरीके की 4-5 पॉइंट आप एक बार चेक करा दो। अगर है तो उन चीज़ों की बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो हो जाती है। 99% तक हम कुछ रेमेडीज़ यूज़ करके घर को बैलेंस कर सकते हैं। और बहुत सबसे ज़्यादा पहले सोचने की ज़रूरत आप जो ये कह रहे हो 5 एलिमेंट्स तो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सर मैं आपको बताऊं, मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। उसने फ्लैट शिफ्ट किया था और जब शिफ्ट किया तो कपल के बीच में लड़ाइयाँ बहुत होने लगी, दोनों बहुत स्ट्रेस्ड रहने लगे। तो बाद में सब दिखाया तो वास्तु का बहुत बड़ा उसमें एक इम्पैक्ट था, कहीं ना कहीं दिशा गलत थी घर की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपने काफ़ी एक्सपीरियंसेस में देखा है। एक एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि एक लेडी थी, वो काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में थी, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, और जब मैंने उन चीज़ों को चेंज करा तो विद इन 3 मंथ्स सारा मेडिकल ट्रीटमेंट बंद हो गया। नेक्स्ट 6 मंथ वो अपना बहुत अच्छा नॉर्मल लाइफ जीना उन्होंने शुरू कर दिया। और वो पिछले लगभग 7-8 सालों से उन मेडिसिन को ले रहे थे और डिप्रेशन भरी ज़िंदगी जी रहे थे और पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी। ये भी कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है अवेयरनेस के ऊपर है, क्योंकि लोग उस तरफ सोच ही नहीं पाते क्या वास्तु का दोष हो सकता है, वास्तु की गड़बड़ हो सकती है घर में, क्योंकि लोग रहते आए हैं, वहीं बच्चा बड़ा हुआ है और कोई बड़ा नहीं है बताने वाला, या उस बात का डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, लोग सुनना नहीं चाहते। हाँ जी, एक ये हमारे साथ बहुत ही गलत हुआ है हम सब इंडियंस लोगों के साथ, कि हमारा जो प्राचीन वैदिक ज्ञान है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया है। नई जनरेशन जो वेस्टर्न नॉलेज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो क्या करता है कि वो लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ें बकवास हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपके जीवन में रोल प्ले कर रही होती हैं। और उस पर एक चीज़ और है कि बहुत सारे ढोंगी बाबा आ गए हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा ऐंठ रहे हैं, तो इस चीज़ ने और आग में घी का काम किया है। हाँ, तो मैं अगर अपना पर्सनली बताऊँ तो मेरा तो मानना ये है कि गवर्नमेंट को ही ऐसा कर देना चाहिए कि ये जो नॉलेज है इसको अच्छे तरीके से सेव करना चाहिए और कुछ पर्टिकुलर लोग ही बनाने चाहिए। हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ाने हाँ का। जी, जैसे कोई MBBS है तो वो सर्टिफाइड है, ठीक है, कोई वास्तु एक्सपर्ट है तो वो सर्टिफाइड है। अभी क्या है, अभी मान के चलिए, सपोज करिए कोई एक व्यक्ति आके आपसे बोलता है कि सर हाँ मैं बहुत अच्छा नॉलेज जानता हूँ, और 4-5 उसने बुक पढ़ लिया, आपको बताया, आप इन्फ्लुएंस हो गए, आपने काम कराया, आपने अच्छा खासा पैसा दे दिया, तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो 2 चीज़ें होंगी। या तो आप ये बोलोगे कि यार ये वास्तु काम नहीं करता, या फिर आपको ये बोलोगे कि यार ये गलत आदमी के हम हाथ लग गए। अब हमें कौन मिले, हम कैसे, अब कोई नॉर्मल आदमी कैसे बता देगा कि हाँ ये सामने वाला अच्छी नॉलेज रखता है या नहीं रखता है। और सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आदमी हताश भी हो जाता है ना, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बुरा हो गया उसका। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने देखा है ज़्यादातर जो हमारी ये ऑकल्ट साइंसेज हैं, इसके जो जानने वाले लोग जो कम जानते हैं, जिन्हें हम ढोंगी लोग बोलते हैं, ये लोग का पहचानने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि ये सबसे पहले आपको डराना शुरू करेंगे, नेगेटिव साइड नेगेटिव साइड दिखाएंगे, अरे साहब ये इतना ख़राब है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, जो जानता है वो कहेगा ठीक है, सबसे पहले मैं आपका घर बैलेंस कर रहा हूँ, देन आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, मैं उनका सॉल्यूशन निकाल दूंगा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है किसी को पहचानने की ये है कि वो आपका घर बैलेंस करेगा और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स पे वर्क करेगा, वो अपनी तरफ से नहीं बताना शुरू कर देगा। एक घर में वास्तु से रिलेटेड हज़ारों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एक घर के अंदर, आप 1000 कॉम्बिनेशन या 10,000 या 50,000 कॉम्बिनेशन को करेक्ट नहीं कर सकते, और हर कॉम्बिनेशन का एक अलग इफ़ेक्ट होता है। आपको क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, हमें उसको ट्रीट करना है, बाकी चीज़ों पे हम अभी फोकस नहीं करेंगे। ये एक तरीका होता है
वास्तु को अप्लाई करने का अपने घर में, जो घर पहले से बना हुआ है उसके लिए। और आप हर चीज़ तो सॉर्ट कर भी नहीं सकते, नहीं कर कहीं ना कहीं आप जी, ये तो वो हो गया कि हर चीज़ की अलग अलग पर्ची कटी हुई है और जो चाह रहा है आपसे वो उसका एक अपना स्वार्थ है इसके साथ। प्रकृति बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली खुद ही बैलेंस करते हुए चलती है। ज़्यादातर चीज़ें प्रकृति खुद बैलेंस करके चलती है, जो आपने खुद ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रखे हैं। सिर्फ उन एरियाज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है जिन्हें एक अच्छा वास्तु एक्सपर्ट कर सकता है। चलिए सर, ये तो घर की बात हो गई, हाँ जी, हाँ जी। बट आप इसमें हाउ डू यू डिफरेंशिएट रेसिडेंशियल और कमर्शियल वास्तु? मतलब एक घर और कमर्शियल स्पेस या बिजनेस को हम देखें, क्योंकि बिजनेस में आ जाता है, फिर कैश काउंटर आ जाता है, मंदिर भी आ जाता है। तो जी हाँ जी, यहाँ मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर हम वास्तु की थोड़ी सी और डिटेलिंग में जाएँ तो बेसिकली इट्स अ फ्लो ऑफ एनर्जीज। हमारा एक एनर्जी का फ्लो है, स्पेस में एक एनर्जी का फ्लो है। हमारा घर हमारा पर्सनल स्पेस हो गया, वहाँ एक एनर्जी का फ्लो है। इसका एक इंटरचेंज हो रहा है, बाहर की एनर्जी अंदर आ रही है, अंदर की एनर्जी बाहर जा रही है। तो अलग अलग स्पेसेस में हमें अलग अलग तरीके की एनर्जीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली वास्तु में हम एनर्जीज़ के फ़्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, अलग अलग एनर्जीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, कहाँ ज़्यादा चाहिए कहाँ कम चाहिए। तो वही गेम वही है, रेजिडेंशियल में भी गेम वही है और कमर्शियल में भी गेम वही है, इंडस्ट्रियल में भी गेम वही है। बस हमें अपना एनर्जीज़ का, हमें उससे चाहिए क्या, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। घर में हमें हारमोनी चाहिए, हमें लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, ये सब चाहिए ना, तो हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे। और अगर कोई कमर्शियल स्पेस है, हमें क्या चाहिए, प्रोफेशनलिज्म चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे सब आपके वर्कर्स अच्छी तरीके से काम करें। तो हम एनर्जीज़ को वहाँ पर उस तरीके से यूज़ करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हर स्पेस का, हर घर का या कोई ऑफिस है, तो हर चीज़ इंडिविजुअल होती है। हाँ जी, तो उसको इवैल्यूएट करके, उसके मैप को इवैल्यूएट करके ही उसके लिए हम बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं। कोई भी जेनरिक सॉल्यूशंस नहीं होते, ज़्यादातर छोटी मोटी चीज़ें होती हैं लेकिन जेनरिक सॉल्यूशंस नहीं होते। कोई अलग तरीके का बिजनेस है, उसमें हमें अलग डिमांड चाहिए, कोई सैलून है उसके लिए अलग डिमांड चाहिए, ठीक है, और कोई आपका रेस्टोरेंट है उसमें अलग चीज़ चाहिए। वहाँ पर एक आपकी भट्टी जल रही है, आपका फायर मेन एलिमेंट उसमें काम कर रहा है, तो उसमें हमें अलग तरीके की एनर्जीज़ को। वैसे जनरली सर कैश काउंटर का होना चाहिए, इफ़ आई आस्क बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। कैश काउंटर जहाँ तक है, अगर पॉसिबल हो पाए तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए। नॉर्थ डायरेक्शन बेसिकली होता है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। जितना ज़्यादा आप नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के अपने बिज़नेस को डिस्कस करेंगे या उसके बारे में बात करेंगे या उससे रिलेटेड काम करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। इसलिए कुछ डायरेक्शन हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूं। जो जैसे 4 डायरेक्शन हुई हमारी, उसके बाद हमारी 4 और हमने बाइफर्केशन किया, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम उनका 8 डायरेक्शन और बनाते हैं। तो इस तरीके से टोटल 16 डायरेक्शंस हमारे होती हैं। तो उन 16 डायरेक्शंस में ही हम चीज़ों को रखते हैं कि कौन सी चीज़ किस जगह होनी चाहिए। अब कोई गलत डायरेक्शन है, जैसे मान के चलिए वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, वहाँ आपने काउंटर आपका आ गया, तो आप ये मान के चलिए आप जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे एज अ बिजनेस। ऐसा बिजनेस होना, आपका गला खाली रहेगा। आप सिर्फ इस बात से परेशान होते रहोगे कि मेरे पास वर्क नहीं आ रहा, मेरे पास काम नहीं आ रहा। चाहे आपके पास काम आए या ना आए, आप हर समय दुखी रहोगे। तो इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग उसके इफ़ेक्ट होते हैं। नॉर्थ अच्छा है, ईस्ट अच्छा है, ईस्ट में भी रख सकते हैं। ईस्ट में रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमारे अच्छे संपर्क बनेंगे, ठीक है। वेस्ट में भी रख सकते हैं। ये कैश काउंटर की बात हो रही है। हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन में अगर हमारा काउंटर रखा हुआ है और हम नॉर्थ की तरफ हमारी फेसिंग है, एक बहुत अच्छा सेटअप तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब मान के चले कोई आर्किटेक्ट है या कोई इंजीनियर है जो हाथ से काम करता है अपने, या कोई आर्टिस्ट है जो गाने लिखता है या फिर कोई पिक्चर बनाता है, वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बैठे,
नॉर्थ की तरफ देखें, साउथ वेस्ट में बैठो, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, बैठना पड़ेगा। हाँ, तो वहाँ बैठ के आप नॉर्थ की तरफ देखिए, आप एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट अपने लिए, बहुत अच्छा बिजनेस रेडी करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर बिजनेस के हिसाब से अलग तरीके का एनवायरनमेंट बढ़ाया जाता है। वास्तु से मतलब एक एक आदमी या एक इंडिविजुअल के थॉट्स भी वास्तु से रिलेटेड होते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि कोई म्यूज़िक कंपोज करना चाह रहा है या गाने लिखना चाह रहा है या राइटिंग करना चाह रहा है, वो साउथ वेस्ट में बैठे। मेंटलिटी सर जो उसकी हाँ, बिल्कुल, देखिए यहाँ मैं एक आपको बात कहूँगा, जैसा भवन वैसी भावना, बात समझ रहे हैं? जैसा भवन वैसी भावना। आपका भवन पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव भावनाओं के साथ काम करेंगे। नेगेटिव है, आप नेगेटिव भावना रखेंगे। इसलिए आपके थॉट्स को सबसे पहले इम्पैक्ट करता है वास्तु, क्योंकि पहले थॉट्स को इम्पैक्ट करेगा तभी वो आपके एनवायरनमेंट में चीज़ें होना शुरू होंगी, क्योंकि हमारे थॉट से ही तो सब कुछ जनरेट होता है, सब कुछ मैनिफेस्ट हमारे थॉट से ही तो होता है। तो वास्तु सबसे पहले आपके थॉट्स को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। नहीं, मैं सर इसमें ये जानना चाह रहा था, अगर किसी को लिखना है हाँ जी, तो मोस्टली वो किस डायरेक्शन में बैठे, या कोई सिंगर है तो वो कहाँ किस डायरेक्शन में देख के रियाज करे ताकि वो और बेहतर कर सके, या जो थॉट्स, जैसे कभी कभार होता है, अगर मैं कहूँ कप्तान राइटर है और बहुत अच्छा लिखता है, तो कभी कभार होता है अंदर से आ नहीं रहा है, चीज़ नहीं आ रही है, तो हम फोर्सफुली करते हैं, फिर लिखते हैं, फाड़ते हैं, लिखते हैं, फाड़ते हैं, वो मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब वो क्रिएट अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो हम वो भी जाता ना सर, वो पर वो उस हिसाब से नहीं लगता कि हाँ ये वो हमें खुद ही नहीं लगता कि ये हमारा वर्क है। हाँ, तो अब देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे आप लिखना चाहते हो, तो आप क्या लिख रहे हो? आप भजन लिख रहे हो, अब नॉर्थ ईस्ट में बैठिए, ये भी है सर। अच्छा, आप ईश्वर से कनेक्ट करोगे, बहुत अच्छा भजन लिखोगे। आप कोई कमर्शियल गाना लिखना चाहते हो, कोई ऐसा जो आपको लगेगा कि हाँ इससे मुझे अर्निंग करनी है, हाँ प्रोफेशनल काम है, आप वेस्ट में बैठिए, ठीक है। आप एक पोइट हो या आप अपने लिए स्टोरीज लिखते हो कि यार मैं लिख तो रहा हूँ अपने लिए, कमर्शियली दे दूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं सेटिस्फाई हूँ, है ना। अदरवाइज जैसे हम वेस्ट में बिठा रहे हैं, तो आपको किसी के लिए सॉन्ग लिखना है, आपका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, आपने लिख के दे दिया कि यार ठीक है ये ले, ये गाना लिख, चला काम, ठीक है, पैसे आ गए। आप अपने लिए कुछ लिखना चाह रहे हो, आप साउथ वेस्ट या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट वहाँ बैठिए, फेसिंग आप नॉर्थ की तरफ करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फर्स्ट या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से वेस्ट की तरफ का एक डायरेक्शन होता है, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का, उसमें बैठिए, या साउथ वेस्ट में नॉर्थ की तरफ फेसिंग करते हुए। सर एक चीज़ मुझे और पूछनी थी सर, ये तो चलो क्रिएटिव लाइन हुई सर, जॉब नहीं मिल रही है यूथ को सर, मन नहीं लग रहा, ना पढ़ पा रहे हैं, ना जॉब मिल रही है, और पैसा आ भी रहा है तो वो टिक नहीं रहा है सर, उसके लिए क्या है? जैसे मन लगी पढ़ाई में भी, और सबसे पहले घर को डीक्लटर करना है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसका घर बहुत ज़्यादा क्लटर है, सबसे पहले उसको डीक्लटर करें, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट आपका माइंड है, उसे क्लीन करें, वहाँ पे कोई हैवी चीज़ नहीं होनी चाहिए, हल्के हल्के सामान होने चाहिए, ठीक है, और कोई भी एंटी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, हौच पौच ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा। सुकून मिले उस जगह पे, मतलब फिर कलर्स भी वैसा हो, क्लीन हो, एक देखिए सेफ स्पेस लगे आप। जैसे आप मान के चलिए आपने ये एनवायरनमेंट बनाया, आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सब चीज़ें जहाँ जो होना चाहिए वो वहाँ रखा हुआ है। एक होता है आपने ज़बरदस्ती चीज़ें ठूस रखी हैं, वो नहीं होना चाहिए। उस तरीके से आप अपना नॉर्थ ईस्ट प्लान करिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट मैं भी बता रहा हूँ, ये आपका बच्चों की स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डीक्लटर करिए। अगर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डीक्लटर नहीं है, क्लटर्ड है, तो कोई भी बच्चा ढंग से नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे आपने टीवी लगा रखा है तो बच्चे का मन टीवी में लगेगा, वो हर समय गेम खेलता रहेगा, इस तरीके की चीज़ें होंगी, ठीक है। किसी को जॉब नहीं मिल रही, नॉर्थ को देखें, नॉर्थ आपका एंटी एक्टिविटी तो नहीं है, टॉयलेट तो नहीं बना हुआ है, क्लटर्ड तो नहीं है, बैलेंस्ड है या नहीं है। क्लटर्ड एज इन स्टोर रूम हो सकता है, हाँ, पूरा जहाँ कबाड़ रखते हो या वेस्ट, स्टोर बनाएं लेकिन ऑर्गेनाइज रखें। ऑर्गेनाइज्ड हो। हाँ, एक मेरे फ्रेंड का ही घर है, वो मैं जाता था, मुझे वो घर लगता ही नहीं है, मुझे लगता है कबाड़ खाना है, क्योंकि वो सफाई नहीं हो रही है, ठूस रखा है सामान,
हाँ जी। भर रखा है। और यहाँ पर डेड एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं हमेशा। एनर्जीज का फ्लो बना रहना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑर्गेनाइज रखना है, एक एनर्जी का मूवमेंट है हमारे पूरे स्पेस में, वो बने रहना चाहिए। सर इस चीज़ से मुझे एक बात ये भी याद आई कि कभी कभार क्या होता है, जैसे व्यापार हल्का चल रहा है, मतलब चल रहा है, तो अब जैसे सपोज 4 चीज़ें रखी हैं हमारे पास, तो लोगों को मैंने देखा है कि वो उन्हीं को शिफ्ट करते रहते हैं। वो एनर्जी का शायद फ्लो के लिए करते हैं कि हाँ जी, वो शिफ्टिंग होती रहे। बिल्कुल। वो माल बिक नहीं रहा है बट शिफ्टिंग होता रहे, तो वो शायद नज़र में आती है चीज़ और बिक जाती है, कुछ ऐसा भी। कोई एक चीज़ बहुत समय तक एक ही जगह रखी हुई है तो वो डेड एनर्जी क्रिएट करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम जैसे कोई टीवी लगा है तो मैं ये थोड़ा बोलूँगा आपको कि 4 महीने बाद इसको इस दीवार पर लगा दो। यूज़ होते रहना चाहिए। ठीक है, आपका कोई अलमीरा है, कैबिनेट है, यूज़ हो रहा है, सामान रख रहे हो, निकाल रहे हो, ठीक है, स्टोर है, तो जो भी रखा है यूज़ हो रहा है, ठीक है। कई बार हम ऐसी चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं जो हमारे यूज़ की नहीं है, और ये सोच के इकट्ठा करते हैं कि ये यूज़ आ जाएगी फ्यूचर पर्सपेक्टिव के और आप इस बात को देखेंगे जिस समय आपको उस चीज़ की कोई नीड हुई तो वो जगह चीज़ आपको मिलेगी नहीं, है ना। तो ऐसी चीज़ों को आप अपने घर से डिस्कार्ड करते रहिए। जितना कम से कम आप अपने चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, संचय करेंगे, जितनी कम चीज़ों को, उतना अच्छे तरीके से आपकी लाइफ चलेगी। गार्बेज फ्री रहेगा। हाँ, ज़्यादा बेस्ट। घर गार्बेज फ्री रहेगा, आपका माइंड गार्बेज फ्री रहेगा। सर इसमें तो मैं आपसे खुद ही कहना चाहूँगा, मेरे को बड़ा छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट करने का बहुत शौक है, कि कार, GI जो, बाइक, और इनफैक्ट कोई अगर जैसे बॉटल खाली हो गई कांच की, हाँ, तो ये होता है यार अच्छी लग रही है, इसमें फेरी लाइट्स डाल के रखेंगे, तो वो क्या क्लटर वाले उसमें आएगा या नहीं, वो क्लटर नहीं है। क्लटर वो है जो चीज़ आपने ज़बरदस्ती ठूस रखी है, जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते। आपने 4 बक्से रखे हैं, उसमें आपके बचपन से लेके अभी तक कपड़े रखे हुए हैं कि कोई छोटा बच्चा होगा, हम उसको दे देंगे, पहना देंगे, नया कपड़ा है, कैसे दे दें। आप उसको उसी क्षण दान कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं, आप दे सकते हो। उनमें जैसे कुछ एरियाज में जाले भी होते हैं, वो कहते हैं जाले भी जाला आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करता है, उसे सब तो क्लीन करके रखिए। एक तरीके से वो ये, क्योंकि क्लीनिंग नहीं हो रही है। देखिए, घर में सब दीमक हो गई, ठीक है, कॉकरोचेज हो गए, मकड़ी, छिपकलियाँ, ठीक है ना, और बर, येलो कलर का जो बर होता है, ये सब चीज़ें आपके घर पर अटैक कर रही है, तो आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पर। आप ऐसे ऐसे घर देखोगे जिसमें 10 साल से कभी कोई टर्माइट का, दीमक का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अचानक से हुआ, पूरा घर तहस नहस हो गया। वहाँ कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ या कुछ ऐसे लोग आ गए जो एक नेगेटिव एनर्जी का फ्लो अपने साथ ले आए, लोगों का भी असर पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, तो इस तरीके की चीज़ों को उसने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। सर एक सवाल ये था कि जैसे अभी आपने बोला कि कोई नेगेटिव लोग हमारे साथ में आ गए जो भी रहा, तो सर बहुत से, जैसे अब मेरा घर है सर, मेरे बहुत दोस्त भी आते हैं, गेस्ट भी आ रहे हैं, मिलने भी आ रहे हैं, तो सर वो जो नेगेटिव ऑरा जो साथ में लेके आ रहे हैं सर, उनको कैसे रोका जाए, उसका क्या उपाय है, क्या लगाना चाहिए घर में सर? देखिए, एक रॉक सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट की लैंप्स आते हैं, ठीक है। आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि कोई व्यक्ति आता है कि यार इसके साथ बैठता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन ये दूसरा वाला बंदा जब भी आता है यार बहुत नेगेटिव, गड़बड़ हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। हाँ, ऐसे लोगों को मैं एनर्जी वैम्पायर बोलता हूँ। ये आपका एनर्जी चूसना शुरू कर देते हैं। सर एक तो है जीवन। हाँ, होते हैं, हर एक के होते हैं। तो आपको करना क्या है कि रॉक सॉल्ट यूज़ करना है, रॉक सॉल्ट लैम्प यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए, और नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके की रेमेडीज यूज़ करें। सर उसका भी कोई डायरेक्शन है रॉक सॉल्ट का रखने का, या कहीं भी आप रॉक सॉल्ट का अगर लैंप यूज़ कर रहे हैं, लैंप उसमें जला रहे हैं तो साउथ ईस्ट में रखिए। लैंप नहीं जला रहे हैं, सिर्फ रॉक सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसे आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं। आप देखेंगे पुराने टाइम में हमारे बहुत सारे बुजुर्ग ये बोलते थे कि जो आपका गल्ला है या जो आपका काउंटर है, वहाँ पे आप सेंधा नमक रख लीजिए एक बाउल में भर के। तो बेसिकली सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट नेगेटिव एनर्जी वहीं खींचता रहता है। कुछ लोग उसका पोंछा भी लगाते हैं, पोंछा लगाना गलत है क्योंकि वो वहीं पर रह जाएगा रेजिड्यू उसके। तो अगर आप कहीं नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि रॉक सॉल्ट लेना है, सेंधा नमक लेना है, और उसको
स्प्रिंकल कर देना है पूरे फ्लोर पर और उसको नेक्स्ट डे झाड़ देना है, और जिस समय वो फ्लोर पे हो तो उसे क्रॉस नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस हाँ चीज़ जी। का ध्यान रखना आप ऐसे डालते हुए गेट से अपने बेडरूम तक आए और सुबह बेडरूम से झाड़ते हुए उसे अपने बाहर नाली में बहा दिया, क्रॉस डालना नहीं। उसको क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। अगर हम उससे पोंछा लगाएंगे तो क्या होगा कि वो हमारे पानी में मिल गया, आपने पोंछा लगा दिया, वो वहीं ड्राई हो गया, वो वहाँ पे उसके पार्टिकल रह गए, अब आप उसे क्लीन नहीं कर सकते। तो बार बार क्रॉस भी कर रहे हो आप, उसे चल रहे हो उसके ऊपर। इसलिए उसको पोंछे में डाल के क्लीन करना गलत। आप इस तरीके से स्प्रिंकल करके हल्का सा स्प्रिंकल करके उसे झाड़ू से। हाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, रॉक सॉल्ट आप लैम्प ले आइए, रख लीजिए, वो आपका अच्छी तरीके से नेगेटिव आयंस को सबको खींच लेगा, ख़त्म कर। सर एक सवाल और दिमाग में ऐसे हाँ जी, हाँ जी। और कई बार मैंने लोगों को घरों में देखा है, क्योंकि ऑर्डिनरी मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ में लोग करते होंगे कि वो 7 जो सफ़ेद घोड़े होते हैं सर, जैसे इनकी ऐसी तस्वीरें होती हैं, वो दरवाजे के सामने लगा देते हैं कि भाई कोई आएगा तो बिल्कुल इसमें एनर्जी साफ आएगी, है मतलब उन्हें वो नेगेटिव वाला वो महसूस नहीं होगा, बाकी जो लोग आ रहे हैं उनसे, या कुछ ना कुछ रेमेडी करते रहते हैं। सर क्या ये ठीक है, ये घोड़े लगाना, इनकी तस्वीरें लगाना, क्या तस्वीरें इम्पैक्ट करती हैं वास्तव में? हाँ जी, सीनरीज और पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। आपने 7 घोड़े की तस्वीर लगाई, नॉर्थ में लगा लीजिए, ठीक है। हर पेंटिंग एक तरीके से आपके सबकॉन्शियस को इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी। इसलिए पेंटिंग्स में कलर्स क्या यूज़ हो रहे हैं, उसमें किस तरीके की चीज़ें बनी हुई हैं, वो क्या डिपिक्ट कर रही हैं, उनको देखते हुए ही डायरेक्शन चूज़ करना है, ठीक है ना। अगर कोई वाटर से रिलेटेड पेंटिंग है, उसे आप साउथ ईस्ट में ले गए तो वो आपको नेगेटिव तरीके की चीज़ों में ज़रूर इन्वॉल्व कर देगी। इसलिए जो भी हम पेंटिंग्स लगाते हैं, उनका डायरेक्शन और वो क्या चीज़ डिपिक्ट कर रही है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कभी भी जैसे शेर किसी का शिकार कर रहा है, इस तरह की पेंटिंग्स घर में नहीं लगानी चाहिए। सर महाभारत जैसे हमारा है ग्रंथ, उससे रिलेटेड कोई पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स हम लोग घर में लगा सकते हैं, या कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ जो होती हैं, कुछ लोग मैंने देखा है वोल्केनिक इरप्शंस के लगाते हैं, या कोई अच्छा अर्थक्वेक का कोई अच्छा पिक है वो लगा दिया, तो ये पेंटिंग्स नहीं नहीं, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, बहुत एक जनरल सा एक फ़ोटो है, कृष्ण जी रथ चला रहे हैं, अर्जुन पीछे खड़ा है, किसकी तैयारी में? अपनों से लड़ने की तैयारी में। धर्म युद्ध है वो तो है, लेकिन सबसे पहले क्या है? अपनों से लड़ने की तैयारी। आप सारे लोग एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, अपने घर में ये तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करिए और फिर देखिए कि घर में आपस के लोगों का व्यवहार कैसा रहता है, क्या कुछ फ़र्क पड़ा? हाँ, एक बार ट्राई करके देखिए। ये आप में आपस में थोड़ी थोड़ी 1 साल के अंदर इतनी लड़ाई हो जाएगी कि साथ में रहना पसंद नहीं करेंगे। घर में महाभारत पढ़ी भी नहीं जाती, ऐसा कहा गया है। सर मैं महाभारत नहीं पढ़ी जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैंने देखा लोग सुबह उठ के हमेशा ऑफ करते हैं। वो तो अध्याय पढ़ते हैं। महाभारत का अध्याय कोई नहीं पढ़ना चाहिए, गीता पढ़िए, महाभारत नहीं। ओके, कृष्ण जी के कृष्ण जी का, हाँ ओके। गीता पढ़िए, महाभारत कभी नहीं, ठीक है। ना ही वो चित्र लगाइए, वो चित्र आपको घर में प्रॉब्लम देगा, आपस में लोगों में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। सर जैसा आपने मल्टी कलर की बात करी थी, मेरी खुद की बनाई हुई लायन की पेंटिंग है, तो उसे कहीं लगा सकते हैं या उसे बेच दूं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं, वो बहुत टाइम से अलमारी में है, अलमीरा में रखी हुई है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसे कहाँ लगाया जाए। तो आप उसको क्या देखते हैं जब आप उसको देखते हैं? मेरे को थोड़ा स्ट्रॉन्ग, मुझे वो पावरफुल लगती है पेंटिंग। पावरफुल लगती है, आप साउथ में लगाइए, साउथ की वॉल पे। साउथ के वॉल पे। ओके, कौन सा मेन कलर उसमें ज़्यादा उसमें सर इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा कलर का? पिंक, ब्लू, येलो और ब्लैक। येलो, ब्लैक, ठीक है। आप साउथ की तरफ लगाइए, अगर आपको उससे एनर्जी फील होती है, आप साउथ की तरफ लगाइए। सर एक चीज़ और थी कि सर मनी प्लांट का सर बड़ा मैंने सुना है कि मनी प्लांट कोई ले नहीं सकता, या खुद से कोई बोलता था कि किसी का तोड़ लिया हो, बोलता गिफ्ट में ले सकता, खुद से खरीद नहीं सकते। कहाँ रखें, क्या रखें सर, इसका क्या मतलब है? और नॉर्थ में रखिए, ब्लू कलर की बॉटल में रखिए। हाँ, चुराना है या तोड़ना है इसके बारे में मुझे नहीं पता, बोलते हैं लोग नीचे। आप मार्केट से खरीद लाइए, ब्लू कलर की बॉटल में रखिए, नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए।
सर ये जो बेल ग्रो होती है मतलब वो कहाँ तक फ़ायदेमंद होती है बिजनेस के लिए? देखिए हम जैसे दो चीज़ें हैं इसमें। अगर बेल किसी पेड़ पर चढ़ी हुई है तो वो आपको क्रीपर बना देगी, क्योंकि वो क्रीपर है। आप दूसरे पे डिपेंड हो जाओगे, ठीक है। बेल आपने नॉर्मली मनी प्लांट की लगा रखी है, बहुत अच्छा है। इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में जो एरिया अगर ऐसा है जहाँ पर आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो वहाँ पर इस तरीके की बेलें ना चढ़ाएं। जो क्या होता है ना कि बेल कई बार ज़मीन छोड़ देती है और पेड़ के से हाँ पेड़ में चलती रहती है। वो आपको इस तरीके का व्यक्ति बना देगी कि आप अच्छा उसमें क्या है ना, प्रोमिनेंटली आपको बेल दिखाई पड़ेगी। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति ये कह देगा कि भाई पेड़ भी तो है, आप पेड़ भी तो बन सकते हो, उसकी तरीके से भी तो आपकी सारी चीज़ें बन सकती। नहीं, प्रोमिनेंटली आपको बेल दिखाई पड़ेगी। आपका सबकॉन्शियस सबसे पहले बेल को पकड़ेगा और फिर आप उस तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दोगे। सर ऐसा एरिया जहाँ पे प्लांट्स दिखते ही नहीं, जैसे मेरी बालकनी में बेल है, तुलसी माता का भी पौधा है वहाँ पे, और दो चार वहाँ तो क्योंकि हम देख ही नहीं रहे हैं उसे, सिर्फ कभी पानी जैसे रेगुलर बेसिस पे दिया तो उससे कोई प्रभाव पड़ेगा या? देखिए आपके देखने या नहीं देखने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका सबकॉन्शियस हर समय सब कुछ देख रहा होता है। आप जब अपने घर में कभी आपने ऑब्जर्व करा होगा कि आप सोए, आंखें बंद करी, आपने सपना देखा कि आप अपने घर में घूम रहे हो, आपको अपना घर दिखाई पड़ रहा है, और उस सपने में आप मतलब जैसे हम लोग आजकल एक ड्रोन फुटेज देखते हैं ना, उस तरीके की चीज़ें दिख रही होंगी। तो बेसिकली आप सबकॉन्शियसली अपने घर को देख रहे होते हो, और हर व्यक्ति देखता है। वो सपना आपको याद रहा या नहीं रहा वो एक अलग चीज़ है। अगर आपके घर में कहीं कोई एक्टिविटी हो रही है और आप उसे देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबकॉन्शियसली वो आपके माइंड में है, सबकॉन्शियसली आपके माइंड में। हमारी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं वास्तु में जो हम फ्लोर के अंदर लगा देते हैं। वो आपको घर बनने के बाद भी, जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी बहुत सारी रेमेडीज़ ऐसी हैं जो हम ड्रिल करके इसके अंदर डाल देंगे। इम्पैक्ट तो वो भी देगी ना, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए अगर आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मान के चले ये कोई ऑफिस है, ऑफिस के ओनर सिर्फ अपने मेन केबिन तक जाते हैं और वापस चले जाते हैं, बाकी एरियाज़ में वो जा ही नहीं रहे, तो क्या उस एरिया में कोई एंटी एक्टिविटी हो रही है वो उन पर इम्पैक्ट नहीं डालेगी? ज़रूर डालेगी, है ना। इसलिए आपके देखने ना देखने से फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक्टिविटी अगर आपके घर में हो रही है, पॉजिटिव है पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी, नेगेटिव है नेगेटिव इम्पैक्ट देगी। सर मेरा एक और सवाल है, जैसे हमारी सनातन संस्कृति में वास्तु को जिस तरीके से बताया गया है पहले या एंशिएंट टाइम्स का है, और आज के दौर में वास्तु को अप्लाई करा जा रहा है, जो इंटरप्रिटेशंस हैं उसमें कहाँ तक फ़र्क आया है, मतलब क्या बदलाव आया है और कितना पॉजिटिव है, या आप जैसे वास्तु को फॉलो कर रहे हैं या उस चीज़ें बता रहे हैं उससे रिलेटेड, तो कहाँ तक आप समझ पा रहे हैं कि आप उस चीज़ को फॉलो कर पा रहे हैं या नया दौर है वास्तु बदला है? हाँ जी, हाँ बदलाव तो हैं, और बदलाव इसलिए हैं कि पहले हमारे पास जगह बहुत होती थी। जगह हम कुछ भी अगर उसमें चेंजेस करना चाहें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता था, हम आराम से चेंज कर सकते हैं, कुछ उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, जगह का कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है, हमारे पास लिमिटेड जगह है, हमारे पास 150 गज का एक प्लॉट है, जो करना है अब हमें उसी के अंदर करना है, ठीक है। और जो पहले से कंस्ट्रक्टेड है तो मैं आपको ये थोड़े ना बोलूँगा कि भाई ये दरवाजे तोड़ दो, ये दीवार तोड़ दो। तो इस तरीके के बदलाव आए हैं। जो आज के कुछ अच्छे लोग हैं, योगी लोग हैं, जो बहुत अच्छा वास्तु को करते हैं और आध्यात्मिक लेवल पर वास्तु से जुड़े हैं, तो उन लोगों ने इस बात को महसूस किया कि कुछ इस तरीके के बदलाव हैं, कुछ मेटल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं तो हम वो ही इफ़ेक्ट ले सकते हैं जो हम दीवारों का लेते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ दीवार खड़ी करनी है वहाँ दीवार खड़ी ना करके हमने कोई मेटल यूज़ कर लिया इनसाइड द फ्लोर, तो हमें वही इफ़ेक्ट मिल गया जो हमें एक दीवार का मिलना था। तो इस तरीके के बदलाव आए हैं। मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि जो भी वास्तु है या हमारी वैदिक विद्याएं हैं वो भी योगियों ने और ऋषियों ने बनाई हैं। वैसे ऋषि योगी आज भी हैं,
काफ़ी समय से मतलब नॉर्मल पब्लिक की नज़र में नहीं है, लेकिन वो लोग हैं, ठीक है। तो वो लोग चेंजेस कर रहे हैं। मैं भी कुछ ऐसे लोगों से मिला हूँ जो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ही ज़्यादा ऊंचा स्थान है उनका, लेकिन वो सामान्य जीवन नहीं जीते, वो मिलते जुलते नहीं हैं लोगों से। तो उस तरीके की चीज़ों को उन्होंने बदलाव किया है, और जो हम जैसे वास्तु एक्सपर्ट हैं वो उन रेमेडीज़ को यूज़ कर रहे हैं ताकि नॉर्मल जो हमारे लोग हैं उनका जीवन अच्छा हो सके। तो सर ये जो भी ये लोग हैं या योगी, ये सिविलाइज जीवन जी रहे हैं या ये बिल्कुल ही अलग हैं, हटे हुए हैं सोसाइटी से? ये हर तरीके के हैं। कुछ लोग बिल्कुल सिविलाइज जीवन भी जी रहे हैं। आपने सुना भी होगा कि कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके सामने आप बैठो तो वो आपकी सारा भूत भविष्य वर्तमान जान लेते हैं, ठीक है। तो आप आध्यात्मिक स्तर पर थोड़ा सा एलिवेटेड होते हो, तो उस स्थिति में आके आपका अगर आपका भूत भविष्य वर्तमान कोई जान रहा है तो ऑब्वियसली वो अलग लेवल पे देख रहा है चीज़ों को, तो वो उन चीज़ों को भी तो देख सकता है, एनर्जीज़ को भी तो फील कर लेगा। तब उसने महसूस करा कि इस तरीके की मेटल्स हमने यूज़ करी तो हमें ये रिज़ल्ट मिला, तो उसने उस तरीके की चीज़ों को करा और रिज़ल्ट पाया, और वही चीज़ हम लोग आज जनरल पब्लिक को दे रहे हैं। अगर हम पुराने तरीक़ों पे चले जाएं तो वो चीज़ें तो हम इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। अब मान के चलिए आपका कोई रूम गलत डायरेक्शन में है और आप 150 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट में मकान बनाए बैठे हो, और अगर आप बड़े शहरों में चले जाएँ तो आजकल बहुत ही छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, तो हम वो वाला वास्तु या उस तरीके से हम चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। सर एक सवाल ऐसे मेरा था कि जैसे कई मिथ चलते रहते हैं, बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए या घर में खाली कैचे नहीं चलानी चाहिए। जैसे लोग पुराने ज़माने से कहते हुए हमारी मम्मी बहुत टूकती कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे बेड पे खाना खा रहे, यहाँ बेड पे खाना मत खाओ, ज़मीन पे खा रही है, सर ऐसा कुछ देखिए इसमें है, ऐसा कुछ काम कर? हाँ जी, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, जो एक्टिविटी जिस जगह करने के लिए जो स्थान आपने निर्धारित किया हुआ है वहाँ वहीं करिए ना। आप बेड पे बैठ के खाना खा रहे हो, वहाँ आप सोते हो, ठीक है। अपने 24 आवर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा 8 घंटे आप उस जगह दे रहे हो, तो आप उसको अलग एक्टिविटीज़ के लिए क्यों यूज़ कर रहे हो, है ना। बिल्कुल। आप डिस्पोजेबल एक्टिविटीज़ करते हो, टॉयलेट्स वगैरह जाते हो, कहीं और थोड़ा चले जाओगे, है ना। जो जगह जिस चीज़ के लिए बनी है उसको उस तरीके से यूज़ करना चाहिए। इसलिए आप खाना खाओ, डाइनिंग एरिया आपने बनाया है तो वहाँ बैठ के खाओ। सर वैसे कहाँ से डाइनिंग एरिया होना चाहिए? देखिए डाइनिंग एरिया आपका इस डायरेक्शन में भी चल जाएगा, वेस्ट में भी चल जाएगा, कुछ डायरेक्शन। बाकी घर का एनर्जीज़ का फ्लो देख के ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। तो सर एक सवाल ये भी था सर, जैसे एस्ट्रोलॉजी में सर क्या होता है कि जो ब्रांचेज होते हैं वो पहले लग्न देखते हैं, हाँ जी। पहले लग्न देखा उसके बाद आगे देखना है। तो सर एज एन वास्तु सर शास्त्र जो है सर, उसमें सर सबसे पहले आप क्या देखते एंट्री एंट्री हमारा मेन गेट जो है वो किस डायरेक्शन में। अगर हम देवता एनर्जीज़ की बात करें तो वास्तु पुरुष मंडल में 45 एनर्जी फील्ड्स होती हैं, मैंने आपको बताया था। उसमें से 32 एनर्जी फील्ड्स हमारे चारों तरफ आउटर सर्कल पे होती हैं, तो वो ही 32 अलग अलग हमारे एंट्री पॉइंट होते हैं, हमारे बाहर के स्पेस से अंदर के स्पेस को कनेक्ट करते हैं। तो हर पॉइंट पे एक अलग देवता फील्ड है, एनर्जी फील्ड है। देवता हम बोलते हैं एक एनर्जी फील्ड जो अपने आप में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम देवता बोलते हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर आपका एंट्री खुल रहा है उस तरीके का इफेक्ट आपके यहाँ आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंट्री, देन देखते हैं हमारा नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है, देन देखते हैं हम साउथ वेस्ट कहाँ पर है। सर किसी लोगों के घर में बैक गेट भी होता है जी। 2 गेट होते हैं, जैसे आजकल द्वारका में फ्लैट्स बन रहे हैं, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। मेरे अंकल का ही घर है, तो फ्रंट गेट अलग है, बैक गेट अलग है, वो लॉबी के तौर पे या वॉशिंग एरिया के तौर पे, बट वो गेट है जिसका यूज़ भी होता है। तो क्या वो व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव डालता है 2 गेट होना या? बिल्कुल। देखिए अभी मैंने आपको ये बोला कि हमारा जो इंटरनल स्पेस है वो हमारे आउटर स्पेस से जहाँ कनेक्ट होता है वो द्वार होता है, वो डोर होता है, वही दरवाज़ा है, ठीक है ना। तो वो दरवाज़ा चाहे आपके घर में 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो एज अ डोर या हम जैसे द्वार बोलते हैं एज अ द्वार बिल्कुल एक्ट करेगा
और वो इम्पैक्ट अपना देगा ही देगा। कई बार मैंने देखा है बालकनी के गेट भी इम्पैक्ट देते हैं, अगर फ्लैट की बात करें हम तो हाँ वो गेट ही हो गया। वो गेट ही हो गया, क्योंकि बाहर के स्पेस से आपको कनेक्ट कर रहा है ना। बालकनी में खड़े होके हवा ले रहे हो, सब चीज़ें को देख रहे हो, महसूस कर रहे हो कि मैं अपने घर से बाहर आ गया, है ना। तो वो भी बालकनी के भी गेट कई बार इम्पैक्ट देते हैं। सर एक चीज़ और मुझे पूछनी थी सर, जैसे व्हीकल होती है सर, गाड़ियाँ होती है, बाइक है, 4 व्हीलर होती है सर, लोग सर गैराज बना लेते हैं। हाँ जी। तो सर आपके हिसाब से सर गैराज किस तरफ होना चाहिए, क्योंकि सर लोहा है और वो लोहा यूज़ में आ रहा है, वो चल रहा है। नहीं नहीं, इस तरीके से उसको नहीं देखते हैं। अब अगर जैसे मान के चलिए घर में हमारा गैरेज है, तो अब ज़्यादातर तो लोग पोर्च में ही गाड़ी खड़ी करते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है, गाड़ी हो गई हमारी एक हैवी आइटम, ठीक है, यहाँ हम देखेंगे उसका एक हैवी आइटम है, वेट है, तो हमने उसे किस डायरेक्शन में कर रखा है, ठीक है, और वो गाड़ी हमारी कितनी देर खड़ी होती है। सपोज़ हम इस तरीके का काम करते हैं कि हमारा व्हीकल मोस्टली 4 व्हीलर हमारा खड़ा रहता है, हम 2 व्हीलर से यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देगा। हैवी आइटम क्योंकि रखा हुआ है। एक छोटा सा पॉइंट है कि नॉर्थ वाला एरिया हमें हल्का रखना है, साउथ वाला एरिया भारी रखना है। अगर नॉर्थ वाले एरिया में है हमारी गाड़ी कंटिन्यूसली खड़ी रहती है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि वो या तो मूवमेंट में रहे, या आप सुबह निकाल के उसे घर के बाहर खड़ी कर दो, ठीक है, उसे परमानेंटली वहाँ मत रहने दो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पुरानी प्रैक्टिस हुआ करती थी, जो हम लोग भूल गए उसे। एक तरीके से वैसे हो गया है कि जिस पे ज़्यादा पैसा है वो अच्छा गैराज बना, वो घर में गाड़ी खड़ी कर रहा है। बट पुरानी प्रैक्टिस ऐसी है कि मैंने देखा है अंकल लोग बाहर सोसाइटी में कुछ नहीं कर रहे हैं, गाड़ी अंदर है तो बाहर खड़ी कर रहे हैं ग्राउंड में। एक नॉर्मल प्रैक्टिस खड़ी करते हैं, बस डेली रूटीन की तरह। अगर पुराने टाइम में चले जाओ तो शाम को होती थी, आप अपने बैलगाड़ी खड़ी करिए, अपने बैल आप अपने घर के अंदर ले आए, सुबह सुबह आप उनको लेके बाहर चले गए। वो बाहर टॉयलेट के लिए नहीं जा रहे हैं, टॉयलेट तो वो वहीं करते हैं, अपना पॉटी वॉटी वहीं करते हैं, गोबर नहीं करेगा, लेकिन आप सुबह लेके उनको बाहर चले गए। ये एक प्रैक्टिस है जो बहुत समय से चली आ रही है, और इसको हमें देखना ही चाहिए हर हालत में। किसी एक जगह, मैंने अभी आपको पहले क्या बताया, किसी एक जगह किसी एक कोई पर्टिकुलर चीज़ को बहुत लंबे समय तक रखना ठीक नहीं होता। प्लस वो बहुत हैवी आइटम भी है, स्पेस है, बहुत हैवी आइटम। सर जैसे व्हीकल की बात हुई, तो कुछ कलर्स के बारे में बताइए, कौन से ज़्यादा सूटेबल होते हैं, या वो जो चला रहा है उसकी पर्सनालिटी को? वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, वो आपका एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड फैक्टर हो जाता है। हाँ, वो कार आपको आपके ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कलर आपको चूज़ करना चाहिए। सर शनिवार को इससे बोलते हैं कि लोहा नहीं लेना चाहिए, या अलग रंग की कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, नई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। हाँ देखिए शायद ये जो अलग अलग दिन हैं वो अलग अलग तरीके की एनर्जी फील्ड्स क्रिएट करते हैं हम लोगों के यहाँ। हम अगर 7 दिन की बात करें तो हमारे यहाँ ये 7 दिन किसी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से नहीं आए हैं, हमारे यहाँ शुरू से थे, ठीक है ना। तो हर दिन अलग तरीके का प्लानट एक्टिविटी कर रहा होता है, और हमें उससे रिलेटेड ही चीज़ों को करना चाहिए। इसमें अगर आपने सुना होगा दिशाशूल भी हुआ करता है कि कोई पर्टिकुलर डे है, हमें उस दिन उस दिशा में नहीं जाना है, और अगर जाना भी पड़ जाए तो उसकी रेमेडी होती है, पर्टिकुलर कलर हमने यूज़ करा और उसको नलीफाई करा और हम चले गए। हाँ, लेकिन आप इस बात को महसूस करोगे कि कभी कभी हम किसी दिन जाते हैं तो कोई हमारा काम बनने वाला भी होता है तो भी नहीं बन पाता, तो इसको हम दिशाशूल कहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे और दिशाशूल के अकॉर्डिंग हम अपना मूवमेंट करेंगे, ये मूवमेंट लोकल मूवमेंट के लिए नहीं है, ये है आपके एक पर्टिकुलरली पेरिफेरी से बाहर जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपका ऑफिस साउथ की तरफ पड़ता है आपके घर से, तो एक पर्टिकुलर डे आप उस दिन ऑफिस ही नहीं जाओगे, ऐसा नहीं है। घर से बाहर या शहर से बाहर किसी काम के लिए आप जा रहे हो तो आप इस बात को ध्यान रखो कि आपका उस दिन दिशाशूल तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैटर कर। सर जहाँ यहाँ पे मेटल की बात आई, तो जैसे मैंने देखा है कभी कभार जब घर बन रहा होता है तो लोग प्रेफर करते हैं पुराना लोहा लेना, तो कहाँ तक वो सही है? मतलब लेंटर वेंटर बन रहे हैं या सरिया है, क्योंकि लोहे का आइटम है। कभी भी कोई भी पुराना आइटम अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो सरिया हो चाहे वो पुरानी ईंटें हों।
वैसे भी पुरानी ईंटें सैचुरेट हो जाती हैं, वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत वॉल नहीं बनाएंगी। ओके अगर यूज्ड सामान घर में नहीं लगाना चाहिए। यूज सामान घर में नहीं लेना चाहिए। जितना हो सके आप यूज्ड सामानों को अपने से दूर रखो, या फिर अब जैसे आपके पास ब्रिक आ गई तो उसको तोड़ के गट्टा बना दीजिए, फ्लोर के नीचे फ्लोर के नीचे चलेगा। वो चलेगा। लेकिन फ्लोर से ऊपर यूज सामानों को हम अपने यहाँ यूज़ ना करें, वो ज़्यादा अच्छा। क्योंकि ये भी शायद सर उस एनर्जी से रिलेटेड बात है। हाँ जी, मान के चलिए मैं एक बहुत ही नेगेटिव पर्सन हूँ, मेरा एक घर है, मैं यहाँ पर हर समय नेगेटिव तरीके की बातें करता हूँ, तो सारी चीज़ों में एनर्जी एब्जॉर्व करने की ताकत होती है। वो कंटिन्यूसली नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है। अब वो ही चीज़ वो इमिट करेगा उस समय जब हमने अपने घर में यूज़ करा, हमारे साथ जब वो सिंक होगा तो वो अपनी नेगेटिव एनर्जी हमको पास ऑन करेगा। हमेशा गर्म चीज़ ठंडे की तरफ चलेगी, है ना। तो हम कभी भी यूज़ चीज़ों को अपने यहाँ ना इस्तेमाल करें, मेरा सलाह यही रहेगी। सर एक चीज़ मुझे आपसे तस्वीर श्योर इंट्यूशंस पे आप रिलीज करते हैं सर कि जैसे कुछ होने वाला होता है तो पहले से भाप जाते हैं कि यार ऐसा हो सकता है, देखिए कुछ होता है। हाँ जी, देखिए इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा इंट्यूशन बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो सकता है, तब हम अगर सबकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस लेवल पर हम बात करें तो भूत भविष्य भी सिर्फ एक डायमेंशन है। डायमेंशंस बिल्कुल। ठीक है, हम इस स्थिति में जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वहाँ हम उस डायमेंशन को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फॉर अ स्प्लिट अ सेकंड हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस से कनेक्ट हुआ और हम उस डायमेंशन में आगे पीछे हो पाए। वो इतना स्प्लिट ऑफ सेकंड में काम होगा कि वो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, लेकिन एक वही इंट्यूशन सा हो जाएगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, भाप जाओगे पहले। वो आप भाप जाओगे। तो जो लोग साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन कई लोग इन जनरल भी महसूस करने लगते हैं कि ये भाई मेरे को कोई मेरा फ्रेंड याद कर रहा है, तुरंत उसका फ़ोन आ गया। या पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि टेलीपैथी, याद किया और फ़ोन आ गया। हाँ, याद किया और फ़ोन आ गया। जैसे हो सकता है ऐसा। हाँ जी, हाँ जी। सर मुझे लगता इसमें मैं एक पॉइंट करना चाहूँगा, सब कॉन्शियस लेवल पर सारे लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर आप अपने सब कॉन्शियस को टैप कर सकते हैं कॉन्शियस रहते हुए, तब आप अपने सामने वाले के मन की बात को भी जान सकते हैं, अपना कोई आइडिया इम्प्लांट भी कर सकते हैं, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आपसे 1 मीटर की दूरी पर है या 1 लाख मीटर की दूरी पर। घूमकर के बाद वही आ गई कि जहाँ भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं वहाँ का एरिया कैसा है, सिर्फ हाथ कलर कैसा है वास्तव। और इसमें ये भी चीज़ है सर, क्योंकि आप उसे एनहेंस कैसे करो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा बिजी है। जो आप क्लटर माइंड की बात कर रहे थे, बहुत क्योस है माइंड में। हाँ जी, क्योंकि पहले के लोग मुझे लगता है ज़्यादा अलर्ट या ज़्यादा अवेयर इसलिए होते थे क्योंकि वो बहुत फोकस्ड एक सिंपल लाइफ उनकी चल रही होती थी। आज मुझे लग रहा है हर किसी का ध्यान दूसरे के कामों पे भी है, अपने काम में ही फंसा हुआ है, और वो दिमाग से ही फ्री नहीं है, तो वो सबकॉन्शियस लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रहा है। सादा जीवन जो अपने से मतलब रखी पर ज़्यादा जीवन उच्च विचार, तो वो कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पा रहा है। बहुत कुछ चाहिए। पहले ज़माने में हर व्यक्ति का डिमांड लिमिटेड थी, उसे पता था क्या करना है। सूरज उगता था, वो अपना काम पे शुरू हो जाते थे, सूरज डूबता था, उन्हें काम ख़त्म कर दिया। आज आप सुबह से लेकर रात तक लगे हुए हो। इवन अगर आप 20 साल पर पीछे भी चले जाओ तो 5 o'clock 6 o'clock हमारे फादर घर पे आ जाते थे और उसके बाद सब आराम से बैठते थे। अब आप घर में 10 बजे घुसते हो। और फैमिली टाइम भी मिलता था, तो सब लोग इसलिए ज़्यादा हैप्पी जोन में रहते थे। बिल्कुल। टी टाइम तक ऐसे मिथ बन चुका है कि भाई टी टाइम सालों में एक बार मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं। जैसे मेरे दोस्त है, अब वो अभी बाहर है, दिल्ली मुंबई ट्रैवल करता रहता है, ट्रैवलर दोस्त हुई। तो वो मुझसे ऐसे भी बोला कि यार मुझे ऐसा लगता है ना कि साथ में खाना खाना ही बहुत बड़ी बात हो गई। बिल्कुल, देखिए वही बात है ना, सब लोग वर्किंग हैं, हर एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहता है, ठीक है, तो उनके पास समय तो उतना ही है, ठीक है। तो अब कहाँ यूज़ करोगे आप? वर्क में यूज़ कर लो। आप सपोज़ करिए आप कुछ लिखते हो, ठीक है, आप 5 घंटे लिख लो या 10 घंटे लिख लो। 5 घंटे लिखोगे तो 5 घंटे का आपको पैसा मिलना है,
10 घंटे लगोगे आपको 10 घंटे का पैसा सर ये वही बात है, जिस चीज़ को ज़्यादा एनर्जी दोगे वही उतना ही आपका वो चीज़ आगे बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ छूटेगी भी उसके चक्कर में। ऑब्वियसली आप एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, दूसरा तो अपने आप ही पीछे रह जाएगा। सर फिर भी एक जनरल प्रोस्पेक्टिव सबके हिसाब से हाँ जी। कोई भी ऐसी आप मुझे 3 मस्ट डूज या डोंट्स एक आम जिंदगी में एक आम आदमी जो अप्लाई कर सके, जिसको वास्तु का भी नहीं है या अवेयरनेस ही नहीं है, तो वो कुछ ऐसा अपने घर को लेके या बिजनेस को लेके कोई भी ऐसी 3-4 चीज़ें आप सिंपल चीज़ें जो अपने लेवल पे आदमी कर सके। मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि अगर आप नया घर देखने जा रहे हो, ठीक है, तो आप 2-3 चीज़ें देखिए। घर का जो डायरेक्शन है वो सीधा सीधा किसी दिशा में ना हो, डायरेक्ट सीधा नॉर्थ में ना हो, डायरेक्ट सीधा साउथ में ना हो, डायरेक्ट वेस्ट में ना हो, डायरेक्ट ना हो, विदिशा हो, थोड़ा सा टर्न हो, ठीक है। और जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो हो वो 16% मिनिमम होना चाहिए, उससे डाउन नहीं होना चाहिए। स्क्वायर प्लॉट कभी नहीं खरीदना है, ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, 16% से कम ना हो। स्क्वायर प्लॉट नहीं लेना है, और 50% को भी क्रॉस ना करे, हाँ इतना ज़्यादा भी नहीं इतना भी ज़्यादा ना हो। हाँ, कि रेक्टेंगल 16 से लेके 35 बेस्ट होता है रेशियो, उसकी लेंथ और विड्थ का 16 से 35, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लॉट बहुत अच्छा है, हमें चकोर मिल गया। चकोर प्लॉट कभी नहीं लेना चाहिए। तो देखने और उसके साथ फेसिंग कैसे भी कर सकते हैं हम, जैसे 16-35 आप कह रहे हो, या लेंथ विड्थ। फेसिंग मैंने अभी आपको बताया ना, उतना फेसिंग रखना है कि एग्जैक्ट सीधा नॉर्थ को हिट ना करे, वेस्ट को हिट ना करे, थोड़ा बहुत टिल्टेड हो, वो चलेगा, ठीक है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा, जो हमारा पानी का फ्लो हो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। जो घर का ऊंचा हिस्सा हो वो साउथ होना चाहिए, नॉर्थ घर में कभी भी साउथ से ऊंचा नहीं होना चाहिए। इस तरीके की 2-4 चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। टॉयलेट या किचन नॉर्थ ईस्ट में ना हो और टॉयलेट साउथ वेस्ट में ना हो। ये 4-5 चीज़ें हैं जो नॉर्मल कोई भी व्यक्ति देख सकता है। हाँ, तो बस ये है। चलिए सर, तो ये मुझे लग रहा है मुझे पर्सनली बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं और बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ। अगर हम चाहें तो सेशन तो हमारा अभी 1 घंटे और चल जाएगा, लेकिन आई थिंक ठीक है। सर वैसे ये लगा सच, मैं आपको सच बताऊँ कि बहुत से वहम थे, बहुत से मिथ थे। हाँ, एक मिथ और मैं बोलना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा मिथ है कि 3 गेट एक सीध में नहीं होने चाहिए। 3 गेट? हाँ, लोग बोलते हैं कि 3 दरवाजे एक सीध में नहीं होने चाहिए, सामने एक सीध में। ये बहुत बड़ा मिथ है। हाँ हाँ हाँ, 1 बाई 1 नहीं होने चाहिए। लोग आगे पीछे कर देते हैं अगर ऐसा कुछ होता है। आप एक सीध में रखिए दरवाजे, बहुत अच्छे होते हैं। ओके, हाँ जी, रखने चाहिए सर, रख सकते हैं, रखने चाहिए नहीं, ऑप्शन है, रख सकते हैं। मंदिर में हमेशा 3 दरवाजे होते हैं एक साथ, और सबसे ज़्यादा बेस्ट जगह मंदिर होती है। पैसा भी सबसे ज़्यादा मंदिर के पास आता है और शांति भी सबसे ज़्यादा मंदिर के अंदर होती है। हार्मनी एंड पीस एंड मनी। हाँ जी, नाइस, ठीक है। बहुत अच्छा रहा। लेट्स वाइंड अप। और सर एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी आईसीसी वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो रहा है, T20, और स्पोर्ट्स बहुत सारे लोगों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया हमारे इंडिया से ही, और उसमें से बहुत कम लोग हैं जो टीम इंडिया में जगह बना पाए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो एक अलग बात हो गई, बट जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है या उसका एक अपना किट बैग होता है जो मुझे लगता है वो सबसे ऊपर है, जिसको वो शायद पूछता हो, भगवान मानता है तो जिसको। वो ड्रेसिंग रूम में या अपने घर में उस चीज़ को कहाँ रखे? वो अगर घर में रखता है तो उसे साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ वेस्ट में ही रखना सबसे बेस्ट रहेगा। किसी भी तरीके से किसी नेगेटिव जोन में वो अगर अपनी किट रखता है तो मैं बताऊंगा कि उसका जो फॉर्म है उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, इसलिए उसको वेस्ट साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट में ही अपने किट बैग को रखना चाहिए। वो कहीं ना कहीं उसके ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर सकता है। प्रभावशाली रहता है। हाँ जी, करेंगे फिजिकल वर्क पे भी थोड़ा फिजिकल वर्क पे भी इफेक्ट डालेगा। चलिए सर, मतलब थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट हिंद स्टोरीज़ में आने के लिए। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से
बहुत सारे मिथ टूटेंगे मंदिर को लेके या मूर्ति से रिलेटेड आपने जो एक दो चीज़ें बताई हैं, मैंने भी अभी जाना है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये नई नई चीज़ों के बारे में जान के। तो मैं अगेन फिर से बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि सर हमें भी इतनी चीज़ें नहीं पता थी और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाले वक्त में और जो ये वीडियो देखेंगे मुझे लगता है कि शायद बहुत लोगों की ज़िंदगी सवारी जाएंगी। और सर एक आखिरी चीज़ मुझे आपसे बोलनी थी सर, एक बार जैसे कोई पर्सनली आपसे अपना कोई मैप दिखाना चाहता हो या रिगार्डिंग कुछ घर के वास्तु के बारे में कुछ पूछना चाहता हो सर, एक बार अपना एड्रेस सर प्लीज़ बता दीजिए। बरेली में हाईवे राय रोड पर मेरा ऑफिस है, घर एक्सपर्ट के नाम से, और आप चाहो तो इसे गूगल मैप पर भी सर्च कर सकते हो। ये आपको हाईवे राय रोड पर मेन हाईवे राय हॉस्पिटल के ठीक सामने मिल जाएगा। ओके सर, आपका नंबर जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। श्योर सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए, बहुत शुक्रिया।